नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त एक्सप्रेस 100 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपदा में खुद बजेगा आपका मोबाइल फोन। केंद्र सरकार आज से ला रही है नया अलर्ट सिस्टम। भारत ने देश भर के विभिन्न हिस्सों में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का किया परीक्षण। ये प्रणाली दूरसंचार विभाग की ओर से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विकसित की गई है। इसका मकसद नागरिकों को समय पर महत्वपूर्ण जानकारी देना है। एनडीएमए ने टेलीमैटिक्स विकास केंद्र की ओर से विकसित एकीकृत अलर्ट सिस्टम को चालू कर दिया है। ये पहल समय संवेदनशील परिस्थितियों जैसे कि भूकंप, सुनामी, बिजली गिरने या फिर रासायनिक दुर्घटनाओं में त्वरित चेतावनी देने की क्षमता को मजबूत करेगी और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी। पश्चिम बंगाल के 2 प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों में आज पुनर्मतदान हो रहे हैं। 15 मतदान केंद्रों पर आज फिर से वोटिंग हो रही है। निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण के मतदान के दौरान 2 विधानसभा सीट पर हुई गड़बड़ी की स्क्रूटनी के बाद 15 बूथ पर पुनर्मतदान का फैसला लिया। इन केंद्रों में मगराहाट पश्चिम के बाहिरपुआ, कुरकुरिया एफपी स्कूल के कमरा संख्या 1, 2 और 3 सहित अन्य केंद्र शामिल हैं। मगराहाट पश्चिम में सुबह 11 बजे तक 38.2% वोटिंग हुई है, जबकि डायमंड हार्बर क्षेत्र में सुबह 11 बजे तक 35.92% वोटिंग हुई। बगदा जूनियर हाई स्कूल, चंदा एफपी स्कूल, हरिदेवपुर एफपी स्कूल और रॉयनगर एफपी स्कूल में दोबारा मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई विशेष सुनवाई। टीएमसी ने मतगणना के लिए सिर्फ केंद्र सरकार और केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों को चुने जाने के चुनाव आयोग के फैसले को दी थी चुनौती। टीएमसी की आपत्ति इस बात को लेकर है कि राज्य सरकार और राज्य पीएसयू के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयोग के सर्कुलर में खुद ऐसा स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है कि केवल केंद्रीय कर्मचारी ही होंगे। वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर जस्टिस बागची ने तुरंत अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने ऐसा कहा भी होता तब भी हम उन्हें इस बात के लिए गलत नहीं ठहरा सकते थे। इसी ने कहा कि वो सर्कुलर में कही गई बातों को ही लागू करेगा, यानी राज्य सरकार के नॉमिनी भी मतगणना में शामिल होंगे। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि टीएमसी की आशंका निराधार है। देश के कई राज्यों में जनगणना का काम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। प्रक्रिया 30 मई 2026 तक चलेगी। आंध्र प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों में इस गणना की अवधि पूरी हो चुकी है, जबकि दिल्ली, राजस्थान और अन्य राज्यों में ये प्रक्रिया 15 मई तक जारी रहेगी। बिहार में आज से हाउस लिस्टिंग का काम शुरू हो चुका है, जो 31 मई तक चलेगा। ये जनगणना का पहला चरण देश भर में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड तैयार करेगा, जो सरकारी योजनाओं के लिए अहम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा को लोक उपक्रम समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष और भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सांसद डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव और जी किशन रेड्डी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से 50 दिन पहले हैदराबाद में आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लिया। इस आयोजन में कई लोगों ने योगाभ्यास किया और ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए विभिन्न योग संबंधित गतिविधियों की शुरुआत का हिस्सा था। शिमला के रोडू में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग में 26 वर्षीय युवती रितिका की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने क्षेत्र में हलचल मचा दी है और ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जबलपुर के बरगी जलाशय में हुए क्रूज हादसे में लापरवाही के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की। क्रूज पायलट, हेल्पर और टिकट काउंटर प्रभारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। क्रूज हादसे के बाद रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा को मुख्यालय अटैच कर विभागीय जांच की सिफारिश की गई। पर्यटन मंत्रालय ने क्रूज संचालन पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे के बाद घटनास्थल का दौरा किया और मृतकों के परिवारों से मिलकर उन्हें शोक संवेदनाएं दी।
भगवान बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति और महापरिनिर्वाण को नमन करते हुए हिमाचल प्रदेश में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। हिमाचल बौद्ध मत का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ बौद्ध धर्मावलंबियों की बड़ी जनसंख्या और विशाल बौद्ध मठ हैं। तिब्बती बौद्ध मत के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा का निवास भी हिमाचल के धर्मशाला में ही है। राजस्थान के जयपुर में विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने भाग लिया। इस अवसर पर राज्य सरकार ने इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसी प्रमुख संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में विदेशी भाषा सीखना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता बन चुका है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एमओयू से राजस्थान के युवाओं को मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1000 बच्चों को जापानी और कोरियाई समेत 5 प्रमुख विदेशी भाषाएं सिखाई जाएंगी। महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक गांव में एक 65 वर्षीय व्यक्ति ने 4 साल की बच्ची से कथित रूप से दुष्कर्म किया और हत्या कर दी। आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध मार्च निकाला। 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई स्वामित्व योजना ग्रामीण आबादी के लिए एक वरदान साबित हो रही है, जिससे गांव की तस्वीर बदलने में मदद मिल रही है। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने बताया कि आईआईएम अहमदाबाद की ताजा स्टडी में इस योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून 2026 से कमर्शियल फ्लाइट्स का संचालन होगा शुरू। एयरपोर्ट को सभी नियामकीय मंजूरियां मिल चुकी हैं और सुरक्षा व्यवस्था को भी मंजूरी मिल गई है। पहली फ्लाइट इंडिगो द्वारा संचालित होगी। इसके बाद अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। ये एयरपोर्ट उत्तर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो यात्रियों को नई सुविधाएं प्रदान करेगा। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा नई दिल्ली में सप्तशक्ति नारी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर और कई बुद्धिजीवी महिलाएं शामिल हुईं। सम्मेलन में विकसित भारत में नारी के योगदान और वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक नारी के संघर्ष और नेतृत्व पर चर्चा की गई। साथ ही नारी के अधिकारों और बदलते परिवेश में उनके कर्तव्यों को भी महत्वपूर्ण बताया गया। नागालैंड के आओ नागा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला मुआत्सु त्योहार हर साल 1 से 3 मई तक होता है। ये त्योहार कृषि कार्यों के बाद मनाया जाता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक के तहत मुंबई और आसपास के इलाकों से 349 किलोग्राम कोकीन जब्त की। इसकी अवैध कीमत लगभग 1745 करोड़ है। ये बड़ी सफलता एनसीबी द्वारा 6 महीने से अधिक समय तक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और निगरानी के बाद मिली है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले सप्ताह में राजधानी में बादलों की आवाजाही रहेगी और 4 से 5 मई को मौसम करवट लेगा और फिर से आंधी बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। 4 मई यानी कि 72 घंटे में एक बार फिर से यूपी के अधिकांश जिलों में धूल भरी आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, ओले गिरने और वज्रपात का खतरा बढ़ सकता है। अगले 2 दिनों तक पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और छपरा समेत करीब 30 से अधिक जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। राजस्थान में मौसम विभाग ने 1 से 6 मई तक राज्य के कई हिस्सों पर आंधी, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 5 मई तक रुक रुक कर बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में बारिश, बर्फबारी और आंधी के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 72 घंटे के दौरान शिमला, सिरमौर, सोलन, चंबा, कांगड़ा
और कुल्लू में खराब मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर और लेह में मौसम खराब है। कई ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी और ओलावृष्टि की चेतावनी है। मौसम विभाग ने 2, 3 और 4 मई तक एक कमजोर चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में तेज तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन आज से शुरू हो रहा है। इस ट्रेन को 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाई थी। 20 कोच वाली ये ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी और जम्मू से श्रीनगर का सफर 5 घंटे से भी कम समय में तय करेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत में दक्षिण गुजरात जोन की वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आई रवांडा देश की भारत स्थित उच्चायुक्त जैकलिन मुकानगीरा के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में भारत, गुजरात और रवांडा के द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को अधिक सुदृढ़ करने के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला मल्टीलेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की। यह सिस्टम गुजरात में सूरत भरूच सेक्शन के NH48 पर 84 टोल प्लाजा पर शुरू किया गया है, जिससे वाहन बगैर रुके टोल दे सकेंगे। यह आधुनिक सिस्टम ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान और फास्टैग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है, जिससे वाहन चलते चलते ही टोल कट जाएगा। ये जानकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दी है। भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 990 बैच के अधिकारी 1990 बैच के अधिकारी भारत में अप्रैल महीने में बिजली की खपत में 4.04% की मामूली बढ़त दर्ज की गई है और 153.99 बिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। हालांकि महीने के पहले हिस्से में बेमौसम बारिश के कारण तापमान कम रहने से बिजली की मांग थोड़ी धीमी रही। पिछले साल अप्रैल 2025 में देश की कुल बिजली खपत 148.01 बिलियन यूनिट थी। देश में 25 अप्रैल को बिजली की अधिकतम मांग 256.11 गीगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इसकी वजह देश भर में बढ़ती गर्मी रही। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में बिजली की अधिकतम मांग और बढ़ेगी। 30 अप्रैल को देश में 49.8 लाख से ज्यादा घरेलू LPG सिलेंडर की डिलीवरी की गई, जबकि 41.6 लाख नए सिलेंडर की बुकिंग दर्ज की गई। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण सप्लाई चेन प्रभावित होने के बावजूद देश में कुकिंग गैस की सप्लाई सामान्य बनी हुई है और कहीं भी कमी की खबर नहीं है। एक आधिकारिक बयान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ये जानकारी साझा की। बयान में मंत्रालय ने बताया कि ऑनलाइन LPG बुकिंग बढ़कर 98% तक पहुंच गई है। साथ ही उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे जाने वाले ऑथेंटिकेशन कोड के जरिए डिलीवरी करीब 93% तक हो रही है, ताकि गैस की गलत सप्लाई को रोका जा सके। पश्चिम एशिया के हालात को लेकर असमंजस बरकरार है। इस बीच पाकिस्तान में ईंधन की कीमत नियंत्रण से बाहर होते जा रही है। पड़ोसी मुल्क में पेट्रोल डीजल की कीमत 400 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है।
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने बताया कि उसने अप्रैल महीने में अपनी अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा कि अदानी समूह अपने सभी व्यवसायों में फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज करने और क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए 3 लेयर संगठन मॉडल अपनाएगा। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत मजबूत तरीके से की है। अप्रैल 2026 में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा को पीछे छोड़ दिया। टाटा मोटर्स ने इस महीने पैसेंजर व्हीकल बिक्री में सालाना आधार पर 31.1% की बढ़त दर्ज की और कुल 59,701 यूनिट्स की बिक्री की। रविके ने शुक्रवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 22वें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने डॉक्टर डी.के. सुनील की जगह ली है, जो 30 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनके पास अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि 2000 रुपए के 98.47% नोट वापस आ चुके हैं। यह आंकड़ा नोटों को चलन से हटाने की घोषणा के लगभग 3 साल बाद सामने आया है। केंद्रीय बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को चलन से हटाने का फैसला लिया था, जो उसकी मुद्रा प्रबंधन प्रक्रिया का हिस्सा था। उस समय नोटों की कुल वैल्यू 3.56 लाख करोड़ थी। यूपीआई लेन देन की संख्या अप्रैल में सालाना आधार पर 25% बढ़कर 22.35 अरब हो गई है। वहीं इनकी वैल्यू सालाना आधार पर 21% बढ़कर 29.03 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ये जानकारी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से दी गई है। जीएसटी संग्रह अप्रैल में सालाना आधार पर 8.7% बढ़कर ऑल टाइम हाई 2,42,702 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पिछले साल समान अवधि में ये 2,23,265 करोड़ रुपए था। और इस समय में सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। जैसे ही हिंसा मुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव और मतदान संपन्न हो गया, तो तृणमूल कांग्रेस के मन की अशांति और बेचैनी बहुत बढ़ गई। और जैसे ही एग्जिट पोल के रुझान सामने आए, तो ऐसा लगने लगा कि उनका संतुलन भी पूरी तरीके से खोने लगा। और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी ऐसे राज्य में जहां पर कि चुनावी हिंसा एक सामान्य और सहज बात हो गई थी, 2018 के पंचायत चुनावों में 75 लोगों की हत्या हुई थी, उस राज्य में यदि विधानसभा के चुनाव बगैर कोई विशेष हिंसा के संपन्न हो जाएं और तब किसी के मन में आपत्ति हो, तो मेरा सवाल उठता है कि संविधान किन लोगों के रहने पर खतरे में है। अब जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने अनर्गल निराधार आरोपों को मुद्दा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रयास किया, ये भी उनकी चिर परिचित छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। विगत 10-12 वर्षों में भिन्न भिन्न न्यायालय के स्तरों पर लगभग 80 बार से अधिक टीएमसी कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से किसी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से की तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। उल्लेखनीय बात यह है कि श्री रामलला विराजमान के खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का केस लड़ने वाले तमाम आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले और तृणमूल कांग्रेस के प्रति राजनीतिक रूप से अभिभूत रहने वाले
श्री कपिल सिब्बल जी की याचिका आज पूरी तरीके से खारिज कर दी गई। अब उनके मन में जो प्रश्न उठता था कि उनको अमुक केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा है, तो मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, आज भरोसे का सवाल आपके खुद के ऊपर है। जब आईपैक के ऊपर रेड हुई तो ये पहली बार ऐसा हुआ जबकि कोई मुख्यमंत्री स्वयं वहां पहुंच गई, अर्थात उनको अपनी पुलिस और अपनी राज्य सरकार की एजेंसी पर भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 2, वो वहां पर खुद अंदर गई, अर्थात उनको अपने पर्सनल स्टाफ पर भी भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने खुद उठाकर वो हरे रंग की फाइल अपने हाथ में रखी, अर्थात उनको अपने किसी निजी सहयोगी पर भी भरोसा नहीं था। तो जब भरोसा स्वयं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को अपनी ही सरकार, अपने कर्मचारियों और अपने ऑफिस पर नहीं है, तो यह इसलिए है क्योंकि जनता का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। और मेरा ये सवाल है इंडी गठबंधन से और सारी देश की जनता को ध्यान से इस विषय को देखना चाहिए कि जहां पर शांतिपूर्ण मतदान होने पर, हिंसा मुक्त मतदान होने पे, हत्याएं न होने पर किसी को समस्या उत्पन्न हो रही है, इससे बहुत साफ है कि हिंसा, दबाव, भय और आतंक के आधार के ऊपर जो सत्ता बनाने का प्रयास था वह आज पूरी तरीके से भरभराता जा रहा है। और संवैधानिक उपकरणों का इस प्रकार से दुरुपयोग करना और संवैधानिक संस्थाओं में बार बार जाकर न्यायालय को इतनी बार जाना, मुझे लगता है कि ये न सिर्फ आपकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में आपकी आस्था नहीं है और उसका आप दुरुपयोग करना चाहते हैं। आज का जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, ये संवैधानिक दृष्टि से उपयुक्त और राजनैतिक और नैतिक दृष्टि से तृणमूल कांग्रेस की मंशा के ऊपर एक गहरा, गंभीर सवालिया निशान है। आज राज्यसभा के सांसद श्री संदीप पाठक जी के आवास पर पंजाब पुलिस ने जाकर रेड करने का प्रयास किया। हम यह सवाल पूछना चाहते हैं पंजाब से, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी लचर है कि आपकी पुलिस न ड्रग वालों को पकड़ पा रही है, जहां पवित्र हरमिंदर साहब के गेट के ऊपर भी गोली चल जाती है, जहां पर पुलिस अधिकारियों के कार्यालय पर हमला हो जाता है और वहां पर नियंत्रण न करके आज जिस प्रकार से पाठक जी के आवास पर पंजाब पुलिस ने धावा बोला है, मेरा सवाल केजरीवाल जी से है कि इस तथाकथित नई राजनीति के अलंबरदार यह बताएं कि आपके राज्य में जहां कानून व्यवस्था सर्वाधिक ध्वस्त है, और कल ही एक गंभीर आरोप पंजाब विधानसभा में विपक्ष के द्वारा लगाया गया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के ऊपर कि वो नशे में हैं, तो मैं आम आदमी पार्टी, पंजाब सरकार और विशेषकर केजरीवाल जी को यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कागज का है लिबास, चरागों का शहर है। कागज का है लिबास, चरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। धन्यवाद। तो भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को अभी आप सुन रहे थे, जो कि प्रेस वार्ता के माध्यम से साफ तौर पर टीएमसी पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा कि टीएमसी का सुप्रीम कोर्ट जाना याचिका लेकर के साफ तौर पर टीएमसी की बौखलाहट को दर्शा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सवालों के घेरे में खुद ममता बनर्जी है, खुद टीएमसी है, जो कि संवैधानिक संस्था के भरोसे पर सवाल उठा रही हैं। और आइए वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का।
भारत में सार्वजनिक प्रशासन के डिजिटलीकरण ने सूक्ष्म उद्यमों की उत्पादकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। आईएमएफ के एक वर्किंग पेपर में ये निष्कर्ष सामने आया है। अध्ययन के अनुसार 2010 से 2015 के बीच राज्यों में चरणबद्ध तरीके से लागू किए गए डिजिटल सुधारों ने छोटे कारोबारों की कार्यक्षमता में सुधार किया। आगामी मानसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान पर चर्चा के लिए भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में एक बैठक होगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल करेंगे। यूएई की बड़ी टेलीकॉम कंपनी एतिसलात पाकिस्तान में अपने निवेश की समीक्षा कर रही है। माना जा रहा है कि एतिसलात पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड से बाहर निकल सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पर हमले जारी हैं। ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के बीच दरार बढ़ने के बीच अमेरिका नाटो सहयोगी जर्मनी से 5,000 सैनिकों को वापस बुला रहा है। शुक्रवार को पेंटागन ने इसकी घोषणा की है। अमेरिकी सेना का कहना है कि वो जर्मनी से 5,000 सैनिकों को जल्द ही हटा लेगा। अमेरिका ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब यूएस ईरान के बीच संघर्ष लगातार जारी है। अमेरिका ने शुक्रवार को मध्य पूर्व के अपने मुख्य सहयोगियों इजरायल, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात के लिए $8.6 अरब से अधिक के सैन्य हथियार की बिक्री को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल और गैस की कीमतों पर दिया बड़ा बयान। ट्रंप ने कहा, बाकी कीमतें कम हैं, लेकिन गैसोलीन अब भी महंगा बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं, जबकि ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका अपना रुख बदलता है तो वो बातचीत के लिए तैयार है। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम के बाद भी गतिरोध जारी है। चीन ने शुक्रवार को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जल्द नौवहन बहाल करने का आह्वान किया। चीन ने कहा है कि जलमार्ग के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो रही है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सैकड़ों लोग मई दिवस प्रदर्शनों में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने अरबपतियों के खिलाफ श्रमिकों के अधिकारों की मांग की और आईसीई अभियानों को समाप्त करने की अपील की। मई दिवस की छुट्टियों में चीन के हांगझू शहर में देश का पहला रोबोट यातायात पुलिस दस्ता तैनात किया गया है। इस विशेष पुलिस बल में 15 बुद्धिमान ट्रैफिक रोबोट शामिल हैं। दिवालिया हो चुके डिस्काउंट एयरलाइन स्पिरिट एयरलाइंस अपना परिचालन बंद करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक स्पिरिट बोर्ड की बैठक बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। मेक्सिको सिटी के डाउनटाउन में चिली बैंड 31 मिनटोस का संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसे 2 लाख से अधिक प्रशंसकों ने देखा। भारत की महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम का ऐलान आज शाम मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में किया जाएगा। महिला टी20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में खेला जाना है। भारत की नजरें खिताब पर रहने वाली है। मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में चयन समिति की बैठक होगी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम का ऐलान किया जाएगा। आईपीएल में संघर्ष कर रही चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आज आमने सामने होंगी। आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का खेलना मुश्किल है और हारने वाली टीम के लिए प्लेऑफ में पहुंचना कठिन होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल की 75 और पाथुम निसांका के 62 रन की पारी के दम पर आईपीएल टी20 मैच में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से शिकस्त दी। दिल्ली कैपिटल्स इस जीत के बाद अंक तालिका में 6ठे स्थान पर पहुंच गई, जबकि राजस्थान रॉयल्स 12 अंक से 4थे स्थान पर कायम। आज से बोत्सवाना के गैबोरोन में शुरू हो रही विश्व एथलेटिक्स रिले 2026 में 21 सदस्यीय भारतीय टीम 5 स्पर्धाओं में हिस्सा लेगी। विश्व एथलेटिक्स रिले गैबोरोन में कुल 6 रिले स्पर्धाएं होंगी। भारत 6 में से 5 स्पर्धाओं में प्रतिभागी है। बैडमिंटन में डेनमार्क के हॉर्सेंस में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत सेमीफाइनल में फ्रांस या जापान में से किसी एक टीम का सामना करेगा। भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एफएससी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी।
फुटबॉल में भारतीय टीम एफएसी अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। इंडियन सुपर लीग 2025-26 के मैच में जमशेदपुर एफसी ने एफसी गोवा के खिलाफ 2-0 से अहम जीत हासिल की। जमशेदपुर एफसी इस जीत के साथ 11 मुकाबलों में 21 पॉइंट से लेकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गए, जबकि एफसी गोवा 19 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गया। 2 बार के चैंपियन अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने मैड्रिड ओपन में बेल्जियम के अलेक्जेंडर ब्लॉक्स के शानदार सफर का अंत करते हुए सीधे सेटों में हराकर फाइनल में जगह बना ली। मैड्रिड ओपन के फाइनल में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव का मुकाबला रविवार को शीर्ष वरीय यानिक सिनर के बीच होगा। टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मिरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक से होगा। वहीं मार्टा कोत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बना ली है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।